गुप्त वंश से पहले हमने पढ़ा था मौर्य वंश। पहले इसको समझ लो कि मौर्य वंश के बाद उत्तरी भारत में जो शासक बने थे वो शासक थे कुषाण वंश। कौन से शासक थे? कुषाण वंश। कई बार प्रश्न में आता है सोने के सिक्के जारी करने वाले पहला वंश कौन सा था? तो कौन सा वंश था? कुषाण वंश। कुषाण वंश ने पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। मौर्य वंश के पतन के बाद या मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया उत्तर भारत में? कुषाण वंश आया। कुषाण वंश। कौन सा वंश आया? कुषाण वंश। और कुषाण वंश के पतन के बाद भारत में जो वंश आया वो था गुप्त वंश। कौन सा वंश था? गुप्त वंश। कुषाण वंश आपका यानी छोटा सा इसलिए मैं छोड़ दिया। मौर्य वंश के पतन के बाद वह कुषाण वंश के पतन के बाद और भारत में गुप्त वंश के उदय तक का जो कालक्रम था वो विकेंद्रीकरण का कालक्रम था। प्रकाश बाद में लिख लेना कैसा कालक्रम था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब जानते हैं? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र का मतलब होता है एक सेंट्रलाइजेशन, एक ही जगह या स्थान से पूरे भारत पर अधिकार करना, वो तो कहलाता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही सेंट्रलाइजेशन नहीं होकर अलग अलग छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों द्वारा शासन करना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। पूरी लाइन कैसे याद रखनी कि मौर्य वंश के पतन के बाद कुषाण वंश के पतन के बाद और गुप्त वंश के उदय तक का काल या तक का राजनीतिक काल किस नाम से जाना जाता है? विकेंद्रीकरण। किस नाम से? विकेंद्रीकरण का काल था। विकेंद्रीकरण का काल था। मैं वापस समझा रहा हूं। सबसे इसके पहले कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का भी क्या हो गया? पतन। क्या हो गया? पतन। इसके बाद किस वंश का पतन हो गया? कुषाण वंश का भी क्या हो गया? पतन। और गुप्त वंश का क्या हो गया? उदय। मौर्य वंश के पतन, कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय तक। गुप्त वंश का उदय मतलब 319 तक। कब तक? 319 और कहीं आपको 275 ईस्वी। ये जो कालक्रम था यानी तीसरी शताब्दी तक का जो कालक्रम था वो किस नाम से जाना गया? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन नहीं होना। जैसे अशोक मान लीजिए बहादुर शाह जफर कहां बैठ के शासन करता था? दिल्ली में बैठ के शासन करता, वो कहलाया केंद्रीकरण। और जैसे 1870 की क्रांति हुई, बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया और दूसरे राज्यों ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं इसके बाद किसके बाद? इसके पतन के बाद और इसके उदय से पहले तक, इसके बाद संपूर्ण भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राजतंत्रों की स्थापना होगी। कुछ समझ में आया यहाँ तक कि मौर्य वंश था तब तक पूरा भारत एक राजनीतिक दृष्टि से एकता में स्थापित था। पूरे भारत में किसका शासन था? मौर्यों का। मौर्यों के बाद किसका पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित थी? कुषाण। जैसे इनका पतन हुआ और इनका उदय हुआ, ये जो बीच का कालक्रम है, कौन सा? कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय, इन दोनों के जो बीच का कालक्रम था वो कालक्रम कैसा था? विकेंद्रीकरण का कालक्रम था। कैसा था? विकेंद्रीकरण का। इस टाइम पीरियड में भारत में किसी भी एक व्यक्ति का एक छत्र अधिकार नहीं था। जितने भी जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया?
स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए। इसलिए इस काल को किस नाम से जाना गया? विकेंद्रीकरण के काल के नाम से जाना गया। फिर एक गुप्त वंश का उदय। गुप्तों का उदय। गुप्त वंश का उदय कब से माना जाता है? 319 ईस्वी से लेकर 300 सॉरी इसमें याद रखना, तीसरी शताब्दी से, यानी 300 से लेकर 600 ईस्वी तक। कब तक? 300 से लेकर 600 ईस्वी का जो कालक्रम था वो गुप्तों के उदय का कालक्रम था। अलग अलग टाइम पीरियड है राजा का, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। उससे पहले कि गुप्तों का जो उदय हुआ, या उससे पहले कि गुप्त थे कौन। जैसे गुप्तों का उदय तो हो गया, हमने क्या कह दिया कि 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का कालक्रम कौन सा कालक्रम कहलाता है? गुप्तों का उदय का कालक्रम। फिर एक ये गुप्त थे कौन, हम पढ़ रहे हैं गुप्तों को, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुप्त थे कौन। अब आप खुद बताओ गुप्त कौन हो सकते हैं? ऊपर वाली लाइन को देखो, इनसे पहले कौन थे? कुषाण। इसका मतलब ये किसके अधीन रहे होंगे? कुषाण। यानी हम क्या कह सकते हैं? ये कुषाणों के सामंत थे। क्या कह सकते हैं? कुषाणों के सामंत थे। कौन? गुप्त। गुप्त कौन थे? कुषाणों के। और सामंत का मतलब क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों का, सीमावर्ती क्षेत्रों के रक्षक। यानी जो मान लीजिए एक सेंट्रल है, मान लीजिए यहां दिल्ली है और दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन है, तो दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर जो शासन करते थे वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। सामंत का मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों के रक्षक। उसके बाद में गुप्तों की को जानने के स्रोत। अब हमें जानना है कि गुप्त कौन थे। सीधा सीधा हमने कहा था तो हमने क्या कह दिया कि ये कौन थे? कुषाणों के सामंत। क्योंकि गुप्तों से पहले का कालक्रम कौन सा था? कुषाण। कुषाणों और गुप्तों के बीच के कालक्रम को हमने किस नाम से जाना? विकेंद्रीकरण। इस काल में कोई भी एक राजा नहीं था, सभी राज्यों ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। इसीलिए उस काल को भी क्या कहा गया? विकेंद्रीकरण। लेकिन हमने क्या कह दिया कि शायद हो सकता है कि ये किसके सामंत थे? कुषाणों के। क्योंकि सबसे बड़ा वंश कौन सा था? इनसे पहले कुषाण था, तो सीधी सी बात है ये किसके अधीन रहे होंगे? कुषाणों के अधीन। इसीलिए हमने कह दिया किसके सामंत थे? कुषाणों। अब हमें गुप्तों के बारे में और जानना है, तो गुप्त राजवंश को जानने के स्रोत, गुप्त राजवंश के इतिहास को अगर हमें जानना है तो इतिहास के जानने के स्रोत हमें किन किन से पता चलता है कि गुप्त राजवंश एक शासक थे जिसने कहीं 275 से या कहीं 319 ईस्वी से क्या कर दिया? गुप्तों ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी और अलग अलग साम्राज्य पर शासन किया। तो गुप्तों के या गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत थे, उन स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। और 3 भाग कौन से? एक तो क्या रखना, साहित्यिक स्रोत। पहला तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा जो है वो है पुरातात्विक। तीसरा कौन सा है? पुरातात्विक। पुरातात्विक आप जानते हैं किसे कहते हैं? कल ही हमने पढ़े थे, अभिलेख वगैरह, सिक्के वगैरह, मुद्रा वगैरह, स्मारक वगैरह, पर्याय प्रशस्ति, सारी चीजें। तो पहला कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। ऐसे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले साहित्य। तो साहित्यों में हम लेंगे साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है पुराण। अगर कहा जाए गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वप्रथम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ या सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो पुराणों से मिलती है। कहां से मिलती है? अगर हमें पूछा जाए गुप्त राजवंश के बारे में या गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों में सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहां से मिलता है, तो पुराणों से मिलता है। कहां से मिलता है?
पुराणों में। अब पुराणों में भी कई बार नाम पूछा जाता है। 3 ही पुराण है जिनसे हमें किसके बारे में, गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है विष्णु पुराण। कौन सा है? विष्णु पुराण। दूसरा है वायु पुराण। कौन सा है? वायु पुराण। और तीसरा है ब्रह्मांड पुराण। कौन सा? ब्रह्मांड पुराण। मैं वापस बोल रहा हूं, सीधा सा प्रश्न आ जाए, गुप्त वंश के जानने के स्रोतों में सर्वप्रथम गुप्तों के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई, तो हम क्या कहेंगे? पुराण। और पुराणों में भी अगर नाम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले विष्णु पुराण में, फिर वायु पुराण में, और फिर ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण। उसके बाद में दूसरा स्रोत हमें कौन सा मिलता है? एक नाटक है। उस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। ये क्या है? सबसे पहली चीज, देवी चंद्रगुप्तम है क्या? एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। फिर इसकी रचना किसने की? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? उसी ने इसकी रचना की थी। मुद्रा राक्षस की किसने की थी? विशाख दत्त ने। किसने की थी? विशाख दत्त। तो देवी चंद्रगुप्तम भी नाटक है, मुद्रा राक्षस भी नाटक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है किस राजा की? एक तो रामगुप्त की और चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के बारे में जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो कौन सा नाटक? देवी चंद्रगुप्तम। और इसकी जो लेखक है वो है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। फिर है कि देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त वंश के किन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो 2 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो है रामगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या जानकारी मिलती है कि रामगुप्त द्वितीय की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। ये रामगुप्त पर आक्रमण होता है और ये यहां से भाग जाता है और अपनी पत्नी को आक्रमणकारियों को सौंप देता है। इससे नाराज होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर देता है और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम से। तीसरा जो ग्रंथ है वो है कामसूत्र। क्या नाम है? कामसूत्र। इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के राजाओं के बारे में। और इसका जो राजा लेखक था वात्सायन। क्या नाम था? वात्सायन। किसका? कामसूत्र। इसके अलावा हमें स्मृतियों से जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? स्मृति जानते हैं? स्मृतियों में पहली जो स्मृति है वो है नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। उसके बाद में है बृहस्पति स्मृति। सबसे बड़ी स्मृति के बारे में पूछ लिया जाए कौन सी है, तो कौन सी है? बृहस्पति स्मृति। और तीसरी है विष्णु स्मृति। कौन सी है? विष्णु पुराण भी है और विष्णु स्मृति भी है। वापस बोल रहा हूं, अगर हमें गुप्त वंश के राजाओं के बारे में या गुप्त वंश के इतिहास के बारे में, गुप्त वंश की कला और साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसको कितने भागों में बांटा? 3। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा पुरातात्विक स्रोत। हमने पहला लिया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हमने कहा कि गुप्त वंश को अगर जानना है तो सबसे पहले आगे में जानकारी जो मिली वो कहां से मिलती है? पुराणों से। और पुराणों में कितने पुराण? 3। विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। उसके बाद एक नाटक है जिसका नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। यह है क्या? एक नाटक। रचनाकार कौन सा है? विशाख दत्त। और इसमें जानकारी किस राजा की मिलती है? रामगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है कामसूत्र जिसका लेखक कौन है? वात्सायन। और चौथा स्मृति। स्मृतियों में पहली स्मृति कौन सी? नारद स्मृति, दूसरी बृहस्पति स्मृति, तीसरी विष्णु स्मृति। पांचवा एक और है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। क्या नाम है? कौमुदी महोत्सव। इसका जो लेखक, ये लेखिका है वज्जिका। नाम क्या है? वज्जिका। ये कौन है? इसकी लेखिका है, ये एक महिला है वज्जिका, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? कौमुदी महोत्सव ग्रंथ लिखा। इस साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या जानकारी होती है? गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, गुप्त वंश के साहित्य के बारे में,
और गुप्त वंश के इतिहास के बारे में अगर हमें जानना है साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से, तो इन 5 ग्रंथों का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और अगर ग्रंथ ले लिया जाए जिसको ग्रंथ भी मानते हैं और साहित्यिक स्रोत भी मानते हैं, सॉरी पुरातात्विक स्रोत भी मानते हैं, वो है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। किसकी है? समुद्रगुप्त की है किसकी है? समुद्रगुप्त की है। लेखक है ऋषभ, जो आज में आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको। इसके बाद में दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। यही लिख देता हूं, विदेशी। उतार लो मैंने एक बार फिर यहां किसने रख दिया? अब ये आवाज बंद कर दे जो भी बोल रहा है। तेरी कोयली की तरह आवाज बड़ी अच्छी है, जो भी है। विदेशी, हाँ सही है ना, यात्रियों का विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन यात्रियों में चीनी यात्री जितने भी आए उन सभी ने किसके बारे में लिखा? गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में लिखा। तो कौन से यात्रियों ने? चीनी यात्रियों ने। चीनी यात्री जितने भी आए उन सभी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के इतिहास के बारे में, गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, गुप्त वंश की कला व संस्कृति व सभ्यता के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो चीनी यात्रियों को आपको पढ़ना पड़ेगा। चीनी यात्रियों में जो पहला था वो था इत्सिंग। कौन था? पहले का मतलब एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? इत्सिंग। इत्सिंग ने किसके बारे में लिखा? इत्सिंग ने लिखा कि जो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था, और जिसने कहता है कि 275 ईस्वी में ये शासक बना, और इसने कौन सी उपाधि? महाराजा श्री की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद में इस श्रीगुप्त को ही इत्सिंग ने क्या कहा? इत्सिंग ने एक नाम दिया, वो नाम था चेलिकेतो। क्या नाम था? चेलिकेतो। यानी चेलिकेतो जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया? श्रीगुप्त के लिए किया गया। और किसने किया था? चीनी यात्री जिसका क्या नाम था? इत्सिंग था। तो इत्सिंग से भी हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो व्यक्ति था वो था फाहियान। कौन था? फाहियान। फाहियान ने एक अपने यात्रा वृतांत लिखा था। उस यात्रा वृतांत से ही हमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वो इतिहास कौन सा था? फाहियान ने कौन सी लिखी थी? को की नामक एक पुस्तक लिखी थी। की नामक एक ग्रंथ लिखा था, यात्रा वृतांत लिखा था। उस यात्रा वृतांत से ही हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त वंश के राजाओं के बारे में। तीसरा एक यात्री था जिसका नाम था हैंसांग या हेवानसांग, एक ही बात है, हैंसांग। इसने भी अपना एक यात्रा वृतांत लिखा जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसका नाम है सी यू की। और एक चौथा यात्री विद्वान जिसका नाम था कोशमास। क्या नाम था? कोशमास। इसने भी अपना एक यात्रा वृतांत लिखा जिसका नाम था क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी। ये कौन बोलना चाह रहा है? क्या नाम था? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इससे भी हमें क्या जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में? तो 4 विदेशी चीनी यात्री आए, इत्सिंग, फाहियान, हैंसांग और कोशमास। कोशमास ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था क्रिश्चियन टोपोग्राफी। हैंसांग ने सीयू की, सा से याद रखना, और फाहियान ने को की, और इत्सिंग जो चीनी यात्री था जिसने श्रीगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया?
केतु प्रयोग में लिया। उसके बाद में कि ये जो उपाधि मिलती है, ये उपाधि कहां से प्राप्त होती है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इससे हमें जानकारी मिलती है कि किसने, श्री गुप्त ने महाराजा श्री की उपाधि धारण की थी और ये गुप्त वंश का संस्थापक था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रभावती गुप्त के दो लेख मिले, एक पूना का लेख और एक रिद्धपुर का लेख। उन दोनों लेखों से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त नहीं था, अर्थात गुप्तों का जो कालक्रम प्रारंभ होता है वो घटोत्कच से प्रारंभ होता है। किससे होता है, घटोत्कच से। ये जानकारी कहां से मिलती है आपको, प्रभावती गुप्ता के लेख प्राप्त हुए दो, एक पूना का लेख, दूसरा रिद्धपुर का लेख। उन लेख में ये जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का जो कालक्रम है वो घटोत्कच से प्रारंभ होता है और उसने भी महाराज श्री की उपाधि धारण की, अर्थात इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही कुषाणों के सामंत थे और उनके अधीन ही शासन करते थे, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं बने। इसके बाद में आपका है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने तीन चीजें पहले ही पढ़ी कि कौन सी, एक तो अभिलेख आते हैं इसके अंतर्गत, दूसरे सिक्के आते हैं इसके अंतर्गत, और तीसरा स्मारक आते हैं। क्या आते हैं, स्मारक। कई बार इसके बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो एक तो प्रयाग प्रशस्ति को अभिलेख भी माना गया, तो पहला तो कौन सा हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा स्कंद गुप्त का शूपिया, या कहीं आपको मिलेगा रीवा, शूपिया का लेख, शूपिया का लेख। तीसरा इनकी जो है, अभी मैंने नाम बताया था, प्रभावती गुप्ता के दो लेख, एक तो कौन सा, पूना का लेख, और दूसरा है रिद्धपुर का लेख। कौन सा, रिद्धपुर का लेख। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, मौर्य वंश, गुप्त वंश के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में सिक्के है, सिक्कों को भी तीन तरह के सिक्के होने के संकेत मिले। अगर प्रश्न आ जाए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तब तो कुषाण शासक कनिष्क। क्या नाम आ जाएगा, कुषाण शासक कनिष्क। भारत में गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, तो नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त। क्या नाम, मौर्य नहीं, मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त। तो एक तो इसने सोने के सिक्के चलाए, किसके सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, एक चांदी के सिक्के चलाए और एक ताम्र के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहते थे। क्या कहते थे, दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रजत कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को माशक कहा जाता था। माशक कहा जाता था। दिनार क्या है, गुप्तकालीन सोने के सिक्के। रजत क्या है, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के। माशक क्या है, गुप्तकालीन तांबे के सिक्के। और अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम पूछा जाए, तब तो हम क्या लिखेंगे, कुषाण। और कुषाणों का राजा कौन था, कनिष्क। और अगर पूछा जाए गुप्त काल में किसने चलाए, तब हम क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने चलाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। उसके बाद में हम ये जानने प्राप्त करेंगे कि जो गुप्त वंश की उत्पत्ति हुई थी वो या तो शूद्रों से मानते, या क्षत्रिय से मानते, या वैश्य से मानते, या ब्राह्मणों से मानते। तो अगला है इनका गुप्त वंश की उत्पत्ति। क्या रखना, गुप्तों की उत्पत्ति किन किन से हुई, चार तथ्य दिए गए और चार अलग अलग विद्वानों ने गुप्त वंश के बारे में बताया। सबसे पहले कहा कि ये कौन थे,
शूद्र थे। ये किसने बताया? तो शूद्र बताने वाले नाम था केपी जायसवाल। क्या नाम था? केपी जायसवाल। दूसरा था वैश्य। वैश्य किसने बताया? तीसरा था क्षत्रिय किसने बताया? और चौथा था ब्राह्मण किसने बताया? वैश्य किसने बताए थे? क्षत्रियों का याद रखना, सुधाकर। क्या नाम था? सुधाकर। और आरसी मजूमदार। क्या नाम था? आरसी मजूमदार। और ये किसने बताया था? एच सी राय चौधरी। क्या नाम था? एच सी राय चौधरी। और ये बताया था हीरा लाल औजा। हीरा लाल औजा। पूरा नाम गौरी शंकर हीरा लाल औजा। इसने क्या बताया? वैश्य। एक और कि केपी जायसवाल ने ही एक और तथ्य दिया कि क्या दिया? केपी जायसवाल के अनुसार ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है चंद्रगौमिन का व्याकरण। ये एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जाटों के लिए, किसके लिए? जाटों के लिए एक शब्द उपयोग में लिया, जट। इस जट के आधार पर केपी जायसवाल ने क्या कहा था कि जो गुप्त थे वो कौन थे? जाट थे। कौन थे? जाट। किसके आधार पर? इस व्याकरण में कौन सा शब्द मिलता है? जट। इस जट के आधार पर ही क्या कहा गया कि क्या माने गए? जाट माने गए। क्षत्रिय एक पंचोग अभिलेख है। क्या नाम है? पंचोग अभिलेख। अभिलेख। मैं इसको यही लिख देता हूं। अभिलेखों में एक और अगर याद रह जाएगा तो कौन सा? चौथा। अगर क्या कर सकते हैं यहां पर? पंचोग अभिलेख। इस अभिलेख में इनको क्या बताया गया? अर्जुन का वंशज। किसका वंशज बताया गया? अर्जुन का वंशज बताया गया। जिसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या थे? क्षत्रिय। कौन से अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त क्षत्रिय थे? तो कौन सा अभिलेख? पंचोग अभिलेख। कौन सा अभिलेख? पंचोग अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और वैश्य किससे मिलते हैं? ब्राह्मणों से एक और मिलता है। एक ग्रंथ है चंद्रगौमिन ग्रंथ, जो ऊपर लिखा दिया। पहले तो क्या बताया गया? जाट बताया गया। और इसमें क्या कहा गया? जट के आधार पर क्या बताया गया? जाट। इनमें कहा गया कि इन्होंने एक धारण गोत्र है। इनकी गोत्र क्या है? धारण गोत्र है। और इसी धारण गोत्र के आधार पर क्या कहा इनको? ब्राह्मण कहा गया। वापस बोल रहा हूं, गुप्तों की उत्पत्ति में अगर पूछा जाए कि ये कौन थे? शूद्र। किसके अनुसार? केपी जायसवाल के अनुसार। इसके अनुसार ये क्या थे? जाट। कौन से ग्रंथ में? चंद्रगौमिन व्याकरण के ग्रंथ में इनके लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया गया? जट। इसी को आधार मान के उन्होंने क्या कहा कि ये शायद क्या हो सकते हैं? जाट हो सकते हैं। दूसरा वैश्य गौरी शंकर हीरालाल औजा ने इनको क्या कहा कि ये कौन थे? व्यापारी थे और बाद में अधिकार करने लगे। तीसरा सत्य, जिसका नाम क्या था? सुधाकर और रमेश चंद्र मजूमदार। इन दोनों ने कहा कि गुप्त कौन थे? क्षत्रिय थे। और एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? पंचोग अभिलेख। इस अभिलेख के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि गुप्त कौन थे? क्षत्रिय थे। और किस वंश के थे? अर्जुन के वंशज थे। उसके बाद में चौथा है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसने बताया? हेमचंद्र राय चौधरी। पूरा नाम क्या? हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको क्या बताया? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि इनकी जो गोत्र है, गोत्र का नाम है धारण। और धारण गोत्र कौन लगाते थे? ब्राह्मण लगाते थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? ब्राह्मण माना गया।